हेलो माय एनिमे लवर्स, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, तैयार हो जाइए एक बार फिर से नॉस्टैल्जिया की गलियों में खोने के लिए। साल 2026 ने एनिमे लवर्स को एक ऐसा गिफ्ट दिया है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। हम बात कर रहे हैं हाना ज़कारी नो किमी ताची ई यानी हाना किमी के ब्रांड न्यू एनिमे एडेप्टेशन की। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि हाना किमी सिर्फ एक मांगा नहीं बल्कि एक लेगेसी है जिस पर जापान, ताइवान और कोरिया में ब्लॉकबस्टर ड्रामास बन चुके हैं। लेकिन फैंस का हमेशा से एक ही सपना था इस आइकॉनिक स्टोरी को एक परफेक्ट एनिमे फॉर्म में देखने का। तो हम भी बिना किसी देरी के देखते हैं इसका एपिसोड नंबर 1। एपिसोड की शुरुआत होती है दो लड़कियों से, मिजुकी आशिया और जूलिया, जो अमेरिका में मिजुकी के रूम में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। मिजुकी शीशे के सामने खड़ी अपने सुंदर लंबे बाल काट रही है, वहीं जूलिया उसके अचानक अकेले जापान शिफ्ट होने के डिसीजन पर चिंता जताती है और उसके स्टार को लकी बताती है जिसके लिए ही उसने ये बड़ा डिसीजन लिया था। साथ ही क्यूरोसिटी से पूछती है कि आखिर वो जापान जाने से पहले अपने बाल क्यों काट रही है। सीन फिर शिफ्ट होता है और हमें मिजुकी को जापान के रोड पर भागते हुए दिखाया जाता है, जो अपने हाई स्कूल के पहले दिन पर ही लेट हो चुकी है। ओसाका प्राइवेट स्कूल के गेट में एंटर करके जब वो कॉरिडोर में भागते हुए अपनी क्लास को ढूंढ रही होती है, वो एक लड़के से टकराकर गिरने वाली होती है, पर वो लड़का उसे बचा लेता है और उसका चेहरा थोड़ा नोटिस करके कहता है कि वो दिखने में बिल्कुल लड़की जैसी है। उस लड़के से हुए इस इंट्रैक्शन से वो घबरा जाती है। अपना बैग वहीं छोड़कर वो अपनी क्लास में घुस जाती है और लेट होने के लिए माफी मांगती है। जब टीचर उसका इंट्रोडक्शन देते हुए बताते हैं कि वो अमेरिका से है, तो बाकी स्टूडेंट्स मिजुकी को काफी कूल समझते हैं। फिर वो लड़का भी वहाँ आ जाता है जो पहले उससे टकराया था। वो उसे उसका बैग हैंड ओवर करता है जो वो वहीं छोड़कर भाग गई थी। मिजुकी को यकीन नहीं होता कि वो लड़का उसी की क्लास में है। गौर करने वाली बात ये थी कि वो उसे पहले से ही जानती है। उसका नाम इजुनी सानो कहते हुए वो ब्लश करने लगती है। अब यहाँ से हम समझ सकते हैं कि उसके बाल काटने का क्या रीजन था। जिस स्कूल में उसने एडमिशन लिया है वो एक्चुअली में ऑल बॉयज है। मिजुकी अपनी गर्ल की आइडेंटिटी छुपाकर यहाँ किसी रीजन से आई है जो कि आगे जाकर हमें पता चलेगा। ब्रेक के दौरान मिजुकी अपनी सीट पर बैठी इजुमी को देखकर खुश होती है और फिर वो सीट से उठकर उसके पास जाकर सीधा कह देती है कि वो उसे पसंद करती है और उससे फ्रेंडशिप करना चाहती है। ये सुनते ही पूरी क्लास में शोर मच जाता है। इजुमी भी उठकर वहाँ से जाते हुए कहता है कि वो उस टाइप का लड़का नहीं है। मिजुकी की बात का उसने गलत मतलब निकाल लिया था। ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक लड़का दूसरे लड़के को आई लाइक यू बोले तो आजकल इसे कुछ और ही समझा जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पर भी हुई थी। मिजुकी उसे समझाने की कोशिश करती है पर वो नहीं रुकता, जिससे मिजुकी काफी डिमोटिवेट हो जाती है, पर अपने मिशन के लिए गिव अप नहीं करती जिसके लिए ही वो इतनी दूर से आई थी। इस पूरे सीन को देखकर एक लड़का वहां आ जाता है जो मिजुकी को फनी बुलाता है, कहते हुए कि उसने आज से पहले कोई नहीं देखा जिसने स्कूल के पहले दिन ही अपने दिल की बात कह दी हो। मिजुकी उसको क्लियर करती है कि वो बस इजुमी से दोस्ती करना चाहती थी। वो लड़का अपना नाम सुइची नकात्सु बताते हुए कहता है कि स्कूल में सॉकर लायन के नाम से वो फेमस है। क्लास ओवर होने के बाद टीचर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट को डॉर्म्स दिखाए। फिर हम देखते हैं कि नकात्सु मिजुकी को डॉर्म दिखाने के लिए ले जाता है। दोनों के ही रूम्स डॉर्म 2 पर एलोकेटेड थे। हॉलवे में चलते हुए नकात्सु फ्रेंडली वे में मिजुकी से बातें करता है। वो जानना चाहता था कि आखिर अमेरिका की लाइफ कैसी होती है। साथ ही वो उससे प्राइवेट बॉयज टॉक भी करने की कोशिश करता है जो मिजुकी को अनकंफर्टेबल कर देता है क्योंकि वो एक लड़की थी। नकात्सु की बातें सुनकर स्कूल का डॉक्टर वहां आ जाता है जो उसे ऐसी फालतू बातें स्कूल में करने के लिए डांटता है। जब उसकी नजर मिजुकी पर पड़ती है तो कुछ देर तक वो उसे घूर कर देखता है जैसे कि उसने कुछ नोटिस कर लिया हो, पर वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। जब वो दोनों मिजुकी के एलोकेटेड डॉर्म की तरफ पहुंचते हैं तो मिजुकी ये देखकर खुश होती है कि उसके डॉर्म में इजुमी भी रहता है, पर जैसे ही उसे ये पता चलता है कि वो इजुमी के साथ रूम नंबर 205 शेयर करने वाली है तो वो थोड़ा घबरा जाती है।
नकात्सु इज़ुमी के पुराने रूड बिहेवियर का रीजन ये बताता है कि वो पहले इस रूम में अकेला रहा करता था, उसे सामान ना हटाना पड़े, इसके लिए ही शायद उसने मिजुकी के साथ ऐसा बिहेव किया था ताकि वो अपना रूम चेंज करवा ले। फिर वहाँ नकात्सु का रूममेट कयाशिमा आ जाता है, वो भी उन्हीं के साथ सेम क्लास में था। मिजुकी को पास से देखकर कयाशिमा भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है, पर वो भी बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। जब नकात्सु और मिजुकी बाकी के स्कूल का टूर लेने जा रहे होते हैं, पीछे से एक डॉग आकर मिजुकी को हक कर लेता है। उस डॉग का नाम यूजिरो था, जिसका केयरटेकर आकर उसके ऐसे बिहेवियर के लिए मिजुकी से माफी मांगता है। नकात्सु कहता है कि यूजिरो सिर्फ लड़कियों के साथ ही फ्रेंडली होता है और ये बात काफी अजीब है कि वो मिजुकी को देखकर उसके पास आया था। मिजुकी को लगता है कि शायद उसका ये सीक्रेट पकड़ा गया, पर तुरंत ही नकात्सु ऐड करता है कि शायद उसका फेस गर्लिश होने के कारण यूजिरो उससे फ्रेंडली हुआ होगा। नकात्सु के जाने के बाद मिजुकी डरते हुए अपने रूम 205 का दरवाजा खोलती है। रूम के अंदर जाकर वो देखती है कि इज़ुमी पहले से ही वहाँ बैठा बुक पढ़ रहा है। वो उससे मॉर्निंग में हुए मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करती है और बताती है कि वो बहुत टाइम से उसे हाई जंपर एथलीट के रूप में पसंद करती है। इज़ुमी कहता है कि उसने हाई जंपिंग छोड़ दी है, जिसे सुनकर मिजुकी गुस्से में उसका टी शर्ट पकड़कर ऐसा करने का रीजन पूछती है। इज़ुमी का कहना था कि क्या वो हर काम उससे पूछ के करेगा, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और फिर एक बार दोनों का कन्वर्सेशन ऑकवर्ड नोट पर खत्म हो जाता है। रात के टाइम जब मिजुकी डिनर करने के लिए अपने रूम से बाहर निकलती है तो उसकी मुलाकात सेकेंड ईयर स्टूडेंट ननाबा मिनामी से होती है, जो कहता है कि उसने उसके बारे में रूमर्स जो सुने थे वो बिल्कुल सही है, वो सच में एक लड़की की तरह ही क्यूट है। फिर वो चलते हुए उसे डॉम के रूल समझाने लगता है, जहाँ अचानक ही मिजुकी की टक्कर एक लड़के से हो जाती है, जो कहता है कि वो उसे उसका आइडल का टाइटल छीनने नहीं देगा। कंफ्यूज्ड मिजुकी दीवार पर लगे पोस्टर्स की तरफ देखती है, जहाँ पर उसकी फोटो के नीचे लिखा था न्यू आइडल, और जो लड़का अभी उससे टकराया था उसकी फोटो के नीचे लिखा था ओल्ड आइडल। वहाँ बैठा निहोनबाशी नाम का लड़का मिजुकी की फोटोज को बाकी बच्चों को पैसों में बेच रहा था। ननाबा उसे समझाता है कि उसे ऐसे किसी की प्राइवेसी को वॉयलेट नहीं करना चाहिए और पैसा कमाने का कोई ढंग का तरीका ढूंढना चाहिए। थोड़ी ही देर में नकात्सु भी वहाँ आ जाता है, जो मिजुकी को डिनर के लिए काफी देर से ढूंढ रहा था। ननाबा के जाने के बाद नकात्सु कहता है कि उसे ऐसे फ्लर्टी टाइप के लड़कों के साथ बातें नहीं करनी चाहिए। ननाबा जो छुपकर ये सुन लेता है, खुद से कहता है कि लड़कों में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब दोनों कैंटीन की तरफ जा रहे होते हैं, अचानक मिजुकी कहती है कि उसे जरूरी काम से जाना होगा और वो नकात्सु को अकेले ही वहां जाने को बोलती है। वो गार्डन में जाती है, जहां इज़ुमी पेड़ के नीचे बैठा सो रहा था। वो उसके काफी करीब जाकर बैठ जाती है और उसके चेहरे को टच करके कहती है कि वो हाई जंप करते हुए उसे देखना चाहती है। इज़ुमी जो अभी भी सो रहा था, सोते हुए उसके कंधे पर अपना सर रख देता है। ये मोमेंट मिजुकी के लिए काफी प्रीशियस था। यूजिरो जो वहाँ खेल रहा था, अचानक आकर इज़ुमी को मिजुकी के ऊपर गिरा देता है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। वो उससे पूछता है कि आखिर इस टाइम वो वहाँ क्या कर रही है। वो कहती है कि वो उसे वहाँ उठाने ही आई थी ताकि उसे सर्दी ना लग जाए, पर एक्चुअल में वो उससे पूछने आई थी कि आखिर उसने हाई जंप क्यों छोड़ दिया। अगले दिन स्पोर्ट्स पीरियड में जब मिजुकी की भागने की बारी आती है तो सब उसकी टाइमिंग देखकर हैरान हो जाते हैं। उसने सबसे तेज भागने के रिकॉर्ड होल्डर स्टूडेंट को पीछे छोड़ दिया था, जो कि कोई और नहीं नकात्सु था। अगले सीन में सॉकर टीम का कैप्टन जूसो हयातो मिजुकी के पास आता है। उसकी भागने की एबिलिटी के कारण वो चाहता है कि वो उसके सॉकर टीम को ज्वाइन करे। इससे पहले कि मिजुकी कुछ कह पाती, वहाँ बाकी स्पोर्ट्स के कैप्टन्स भी आ जाते हैं, जो एक दूसरे से इस बात पर लड़ने लगते हैं कि मिजुकी उनकी टीम का हिस्सा बनेगी। उनसे बचते हुए वो गार्डन में भाग जाती है, जहाँ उसकी नजर इज़ुमी पर पड़ती है, जो पिछली रात की तरह ही वहाँ सो रहा था। अचानक ही मिजुकी के मन में उसे किस करने का थॉट आता है, पर वो खुद को रोक लेती है और इसके लिए काफी शर्मिंदा महसूस करती है।
इज़ुमी जो अब उठ चुका था वो मिज़ुकी को वहाँ छुपा हुआ देख लेता है। जब एक कैप्टन उससे पूछता है कि क्या उसने मिज़ुकी को देखा है तो वो उसे बचाने के लिए झूठ बोलता है, पर जब तक दोबारा मुड़ता है मिज़ुकी वहाँ से जा चुकी होती है। शाम के वक्त नकात्सु मिज़ुकी को 1-on-1 फुटबॉल मैच के लिए चैलेंज कर देता है। मिज़ुकी जिसने उसका रनिंग में रिकॉर्ड तोड़ा था वो चाहता था कि वो एज अ मैन उसके साथ फुटबॉल खेलकर सेटलमेंट करे। मैच के दौरान नकात्सु का एल्बो मिज़ुकी को फेस पर लग जाता है जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है। इज़ुमी जो युजिरो को वॉक करा रहा था ये देख लेता है और नकात्सु को जल्दी से डॉक्टर को ढूंढने को कहता है। तब तक वो मिज़ुकी को लेकर मेडिकल रूम आएगा। जैसे ही इज़ुमी उसे उठाता है उसे उसका वजन काफी हल्का महसूस होता है जो उसके अंदर एक शक डाल देता है। मेडिकल रूम में जब मिज़ुकी को होश आता है तो वो वहाँ से जाने लगती है, पर डॉक्टर उमेदा उसे रोककर पूछता है कि आखिर एक लड़की उनके बॉय स्कूल में क्यों आई है। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल और बाकी के हाना किमी के एपिसोड्स को चेकआउट करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।